गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि आप सबको मालूम है, हम मॉडर्न हिस्ट्री में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे इंडिया में आई और उन्होंने कैसे कैसे अपने जो किंगडम है वो इंडिया में स्थापित की, ठीक है, उसके बारे में पढ़ रहे थे। अभी तक हमने जो उसका 1690 जो था तब तक का जो, जैसे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, आप सबको मालूम है 1600 में उसकी स्थापना होती है, ठीक है। 1609 में जो हॉकिंस है वो जहांगीर के कोर्ट में आते हैं, ठीक है। और 1612 में क्या होता है कि उनको जो उनकी जो एक पोर्चुगीज के साथ फाइट होती है, उसके बाद क्या होता है, जो सूरत की कोस्टल में होती है, उसके बाद उनको क्या मिलती है कि वो विक्ट्री करते हैं, ठीक है। और विक्ट्री के बाद क्या होता है कि जो जहांगीर है, जो तब के जो जहांगीर थे, ठीक है, जो मुगल एम्पायर थे, उन्होंने क्या परमिशन दी थी उनको कि सूरत में वो क्या कर सकते हैं, फैक्ट्री खोल सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हमने वो सारी जो वीडियो थी, वो लास्ट जो हमने वीडियो है उसमें सब कवर अप किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उसको कवर कवर करें, क्योंकि आप ये जो वीडियो है, ये मैंने जो स्टार्टिंग ऑफ अराइवल ऑफ जो यूरोपियन से लेके स्टार्ट किया था, ठीक है। उसमें हमने पहले जो पोर्चुगीज़ के बारे में पढ़ा था, सेकेंडली हमने डच के बारे में, फिर फ्रेंच के बारे में पढ़ा था, और लास्ट में हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। और फिर हम इसको करते करते हम मॉडर्न इरा 1858 जो 60 ये जो कवर करेंगे हम 1600 से लेके टिल 1947 तक का सारा जो पीरियड है हम कवर करेंगे कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई, उन्होंने कैसे अपने जो किंगडम है इंडिया में स्थापित की। पहले वो ट्रेडर की रूप में आई, धीरे धीरे उन्होंने अपनी जो किंगडम है वो कैसे कैसे पहले बंगाल को जीता, फिर आपका कर्नाटका के वॉर हुई, फ्रेंच को जीता, ठीक है। फ्रेंच जो थे वो इनसे हार कर फिर वो वापस चले गए, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे उन्होंने जो बंगाल जो अपना साउथ का था, वो जो मैसूर फाइट्स होती हैं टीपू सुल्तान के साथ, ठीक है। फिर क्या होता है, वो कर्नाटका और वो जो नीचे का साउथ इंडिया है वो उसको विक्ट्री करते हैं, और धीरे धीरे वो क्या है, पंजाब को एनेक्स करते हैं 1849 में। और जैसे ही वो पंजाब को एनेक्स करते हैं 1849 में, तो ऑल ओवर इंडिया, ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया उनकी जो किंगडम के नीचे आ जाता है, ठीक है। और इसके बाद क्या था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, धीरे धीरे क्या है, जो इनका ब्रिटिश पार्लियामेंट है, उनके जो कंट्रोल है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में थ्रू द 1773 एक्ट, ठीक है, इसके रेगुलेट करती है। धीरे धीरे 1858 तक आते आते क्या होता है कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो उसका जो किंगडम है, जो उनकी रानी है, उनकी सीधा राज्य होता है कहाँ पे, इंडिया पे, ठीक है। वो रूल करते हैं इंडिया पे। तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी तक तो हमने जो 1689 तक की जो मुगल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम पढ़ रहे थे कि उनके बीच में एक फाइट होती है, उसके बाद उनके बीच में ट्रिटी होती है। जो फाइट होती है वो कहाँ किसके लिए होती है कि वो जो उनका जो जैसे हमने लास्ट जो वीडियो पढ़ी थी, ठीक है, उसमें क्या, जो उनके नेवल के जो थे, ठीक है, एडमिरल एडमिरल सिद्दीकुए, ठीक है, जो मुगल एम्पायर के थे, उन्होंने क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को हराकर बॉम्बे को अपने अधीन कर लिया था, ठीक है। उसके बाद इन सब के बीच में, मुगल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक ट्रीटी होती है। उसमें क्या होता है, पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी माफ़ी मांगती है, ठीक है, औरंगजेब से, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि औरंगजेब भी उनको क्या करता है, जैसे बॉम्बे वापस कर देता है इस ट्रीटी के अधीन, ठीक है। ठीक है, ये लिखा है, ये ट्रिटी होती है। हमने लास्ट जो थी 18 जो उनकी फाइट थी उसको हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। उसके बाद ये ट्रिटी होती है। यूको खान जो था, उसने जो जो उसकी नेवल थी, उसने बॉम्बे को जीत लिया था, ठीक है। बॉम्बे मैंने आपको बता दिया था लास्ट वीडियो में, जो पोर्चुगीज़ हैं उन्होंने क्या किया था, पोर्चुगीज़ ने ब्रिटिश जो उनके किंग थे उनके साथ उनकी बेटी की, जो पोर्चुगीज़ की जो बेटी थी, उनकी शादी होती है, ठीक है। और फिर क्या है, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया जाता है लीज पे, कितने यूरो पे, 10 यूरो पे, ठीक है। तो ये आप सबको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमने लास्ट वीडियो में इसको कवर कर लिया था। अब हम आगे करते हैं। इस ट्रीटी के अंदर क्या होता है कि बॉम्बे को क्या कर दिया जाता है, वापस कर दिया जाता है आफ्टर पेइंग ए फाइन, ठीक है। क्या ईस्ट इंडिया कंपनी क्या मुगल्स को फाइन पे करती है और उनको क्या है, क्या बॉम्बे वापस कर दिया जाता है। बट उसके साथ साथ क्या ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन मिलती है कि वो क्या करते हैं, सुनते हैं, बंगाल जो है, बंगाल में अपनी फैक्ट्री लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मुगल और जो ट्रिटी होती है ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, वो 1690 में होती है, ठीक है। उसके उसके बाद क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी अगेन परमिट टू फ्री ट्रेड
और बंगाल फॉर 3000 रुपीज एनुअली फीस, ठीक है। ऑल्सो बाय 3 विलेजेस। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन सीधे सीधे आता है कितने रुपीज में और कौन से 3 विलेज थे, ठीक है। सुल्तानुती, गोविंदापुर और कालिका, ठीक है, जो आज के कलकत्ता है। उसको जो 3 विलेजेस थे उनको मिलाकर आज का जो कलकत्ता है उसको बोला जाता था। उसको जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने क्या किया था, लीज पे लिया था, ठीक है। लेटर जो इसकी जो फीस थी 3000 से 1200 कर दी थी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, कलकत्ता जो है संयुक्तनी, गोविंदापुर और कलकत्ता, ठीक है। कलकत्ता जो है उसको मिलाकर कलकत्ता बनता है। ये तीनों विलेजेस क्या किया था, जमींदारी ली थी कितने, ईस्ट इंडिया कंपनी। और किन से ली थी, मुगल से, इस ट्रिटी के अंडर, ठीक है। तो ये आप सबको ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या होता है, जो फोर्ट विलियम, ये फोर्ट है, फोर्ट आप यहाँ टी लगा लें। फोर्ट विलियम जो है वो सुनहरी जो है 1701 सुतानुती। तो ये आप ध्यान रखें, ये एक विलेज है वहाँ पे क्या 1701 में विलियम फोर्ट को जो है उसको विलियम फोर्ट जो है उसको बिल्ट किया जाता है। वो किसके नाम पे होता है, किंग विलियम थर्ड, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो किंग विलियम थर्ड हैं इंग्लैंड के, उनके नाम से ये किंग जो फोर्ट विलियम है उसको एस्टेब्लिश किया जाता है। कहाँ पे, कलकत्ता, सुल्तानुती, जो आज का कलकत्ता है। फर्स्ट मैंने आपको बताया कि 3 जिम्मेदारी ली थी विलेजेस की, उसमें से सुल्तानुती जो था एक था, गोविंदपुर सेकंड और थर्ड कौन था, कलिकत, ठीक है। उसके बाद क्या, ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या है, अलाउ द अनदर कंपनी टू ट्रेड इन इंडिया, ठीक है। यह क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी, पहले क्या आपको बताया कि उनको मोनोपोली दी गई। फिर क्या हुआ, 1701 से लेके 8 तक की एक अनदर कंपनी को भी अलाउ किया गया, बट वो क्या होता है, compete करने में फेल हो जाती है, ठीक है, और वापस चली जाती है। तो वहां पे फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी अकेली ही इंडिया पे जो ट्रेड करने के पर्पज पे आती है और सक्सेसफुली अभी तक चल रही होती है 1708 तक, ठीक है। हमने अभी 1708 तक कवर कर लिया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक और कंपनी को ट्रेड करने के लिए इंडिया में भेजा, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो आपको ये ध्यान में रखना है, वो 1701 टू 1708 वो कौन सा इरा था, जब मुगल एम्पायर जो औरंगजेब था उनका जो इरा था, ये वही इरा है, ठीक है। और उस टाइम पे क्या था, मुगल्स अपने चरम सीमा पे थे, ठीक है, और पावरफुल थे। इसीलिए क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी बादशाहत इंडिया पे फैला नहीं सकी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे कमजोर होते जाते हैं, ठीक है, कौन, मुगल्स। और धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी के फेवर में सारे काम, जैसे उसके बाद कर्नाटका वॉर्स होती है 1740 में, ठीक है। जो फर्स्ट है वो तो चलो फ्रेंच जीत जाते हैं, और सेकंड और थर्ड जो है वो कर्नाटका के फेवर में जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके फेवर में जाती है। फिर बैटल ऑफ प्लासी उनके फेवर में जाती है, फिर बक्सर की फाइट उनके फेवर में जाती है, और फिर लास्ट में क्या होता है, उनके बीच इलाहाबाद ट्रीटी होती है, ठीक है। तो ये हम सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं, तो हम इसको करेंगे। मैंने आपको वैसे भी जो ये फाइट्स हैं इनको अलग अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप जैसे जैसे ये फाइट्स हैं इनको हमने एक एक करके कवर किया है। आपको जैसे भी मैंने अपनी वीडियो ये जो है ये सारी अपने चैनल पे अपलोडेड हैं, आप वन बाय वन सबको पढ़ सकते हैं। मैंने टॉपिक वाइज ही कवर किया है, सो दैट कि हमें इजी रहे कि कौन सा क्वेश्चन कौन से टाइम पे हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसी ट्रिटी के अंदर क्या होता है, इसके बाद क्या होता है। अब ये ट्रिटी तो हो जाती है, उसके बाद क्या, फकुर सयार। फकुर सयार क्या है, मुगल एम्पायर, ठीक है, मुगल एम्पायर जो था, ठीक है, 1717 में। तो क्या होता है कि जो फारूक सियार हैं, फारूक सियार कौन है, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ। आपको पता ही है कि अभी क्या था, जो 1680 में जो फाइट होती है और 89 में, वो मुगल एम्पायर जो होता है, ठीक है, मुगल्स और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होती है। बट तब राजा कौन था, जो इसका राजा कौन था, औरंगजेब था, ठीक है। औरंगजेब मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, ये आप सब नोट कर लें, औरंगजेब जो था उनका राजा था, ठीक है। तो इसके बाद इसका जो बड़ा बेटा है, एल्डर जो सन है, एल्डर सन, वो इसका किंगडम का बनता है, क्योंकि 1709 में इनकी डेथ हो जाती है, औरंगजेब की डेथ होती है। डेथ के बाद क्या, इसका एल्डर सन जो था, बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह फर्स्ट जो था, वो उसके जो है किंगडम के अगले अधिकारी बनते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और फारूक सियार कौन था, ये इसका ही बेटा था, बहादुर शाह फर्स्ट का जो बेटा था उसको फारूक सियार। और वो 1730 से लेके, ठीक है, 1730 से लेकर फारूक सियार का जो किंगडम है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। इसको थोड़ा सा अरेज कर लो, ठीक है। तो जब हम मुगल एम्पायर जो पढ़ेंगे तब उसको अच्छे से कवर करेंगे। अभी के लिए बस जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो फारूक सियार है वो बहादुर शाह
बहादुर शाह फर्स्ट का बेटा था, ठीक है। इनका सन कौन था? फारूक शाह, ठीक है, फारूक शाह, ठीक है, ठीक है। और इसका जो रीजन है वो 1713 से लेके 1730 से 1709 तक था, ठीक है। तो इसी के बीच क्या है, इसको फरमान, जो ये क्या करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को फरमान जो है फरमान करता है। क्या फरमान में उसको क्या कहा जाता है? उसको मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी भी बोला जाता है, ठीक है। ये जो फरमान है, ये इसको क्या बोला जाता है, क्योंकि यही जो मेन ये जो फरमान इनको मिलता है ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम द मुगल एम्पायर, क्योंकि उस टाइम क्या मुगल एम्पायर सबसे शक्तिशाली मतलब किंगडम थी इंडिया में, जो शासक थे, ठीक है। बट उसके बाद क्या होता है कि वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उनके जो संबंध है आफ्टर बैटल जो होती है, उसके बाद उनके बीच में क्या होता है, क्या उनके बाद संधि होती है, मैंने आपको बताया ट्रिटी होती है, ट्रिटी के बाद के इनके संबंध अच्छे हो जाते हैं। तो उनके साथ ही क्या होता है कि फारूक शाह क्या है, वो क्या करता है, इनके साथ इनको एक फरमान इशू करता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो फरमान्स हैं वो किसने इशू किए थे, आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपको ये क्योंकि ये क्वेश्चंस काफ़ी बार कि फारूक शाह ने कब फरमान इशू किए थे, 1770 में 1717 में ये इशू किए थे टू ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसी को मैग्ना कार्टा है, क्योंकि इसी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जो जड़ें थी, पहले बंगाल, फिर धीरे धीरे जो साउथ इंडिया, फिर नॉर्थ इंडिया में स्थापित की, ठीक है। तो उस फरमान में क्या था, एग्जाम्पशन ऑफ कस्टम ड्यूटी। देखिए अब क्या है, पहले क्या था कि जब भी उनको काम करना था उसको कस्टम ड्यूटी देनी थी, बट अब क्या है, इनको कस्टम ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या हो गया, उनको जो गुड्स हैं वो चीप हो जाएंगी, ठीक है, गुड्स क्या चीप हो जाएंगी, ठीक है। और उससे क्या होगा कि उनको प्रॉफिट में इंक्रीमेंट हो जाएगा, उनको काफ़ी मुनाफा होगा। सेकेंडली क्या था, रुपी फ्री फॉर एनुअल फीस, जो उनको क्या था, फ्री रुपीस, क्या उनको जो फीस थी, जो इनके एवजे में उनको ओनली 3000 रुपीज़, एंड ये फीस है, फ्री नहीं है, ये फी है, ठीक है। ₹30 किसको भेजनी थी, फारूक शाह को, ठीक है। उसके बाद उनको दस्तक, दस्तक क्या था, पास, कि आपको अगर किसी भी ये जो अगर आपको गुड्स को ट्रांसपोर्टेशन करना है इन बंगाल, तो आपको क्या है, दस्तक लेना पड़ेगा। दस्तक क्या है, आज का जैसे लाइसेंस होते हैं वैसे ही उसको दस्तक बोला जाता था उस टाइम पे, ठीक है। और वो भी कौन इशू करता है इनको, ये फारूक शाह किसको देता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को इशू करता है 1717 में, ठीक है। उससे क्या होता है कि इनको अब ये जो इंग्लिश हैं, इनकी अपनी मर्जी है कि किसको ये दस्तक देनी है और किसको नहीं देनी है। मतलब सिंपल सी बात है, लाइसेंस किसको देना है कि वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं गुड्स और नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो है सबसे ज़्यादा मिस यूज, इसीलिए क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा, इस फरमान को जो दस्तक इनको मिल गया, इसको मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि इसी से इन्होंने काफ़ी मुनाफा इंडिया से कमाया। और लास्ट में जब 1858 में जब ये हुआ, जो विद्रोह हुआ उसको डिप्रेस करने का, और जो ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थी, अभी तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ही रूल कर रही है, मतलब रूल भी नहीं कर रही है, अभी तो स्थापित हो रही है। बट दस्तक के बाद क्या है, उनके पास काफ़ी बड़ी अथॉरिटी आ जाती है, फिर बैटल ऑफ प्लासी होती है, बैटल ऑफ बक्सर होती है, ठीक है। तो दस्तक आने के बाद क्या है, वो काफ़ी अच्छी मजबूत स्थिति में हो जाते हैं इंडिया में, ठीक है। कि अब वो क्या करते हैं, महंगे, अब देखिए सिंपल सी बात है, जो अपना ट्रेड है वो क्या करेंगे, वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को तो फ्री फ्री में कर लेंगे, ठीक है। तो उनका क्या कंपटीशन कम हो जाएगा, मतलब उनकी जो रेट ऑफ गुड्स हैं, जो उनका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है वो कम हो जाएगी, ठीक है। और वो क्या है, काफ़ी उच्च मात्रा में क्या कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं। वहीं पे क्या था, इंडियंस को दस्तक लेनी पड़ती थी, मतलब पास लेने पड़ता था, मतलब लाइसेंस लेना पड़ता था। पहले तो वो क्या लाइसेंस की फीस को फीस देंगे, ठीक है। अगर लाइसेंस की फीस देंगे उसके बाद वो गुड्स लेंगे, ठीक है। तो गुड्स वो क्या होगा, उसकी कॉस्ट भी तो इंक्लूड हो जाएगी ना लाइसेंस की, तो वो क्या महंगी हो जाएगी, और महंगी होगी तो ऑब्वियसली उनको मुनाफा कम होगा। तो इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफ़ी मुनाफा कमाया। उसके बाद क्या होता है, मैंने आपको सबको बताया, हमने अगर आपने फ्रेंच जो मैंने आपको फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जो कर्नाटका वॉर्स हैं उन सबको पढ़ाया है, फर्स्ट कर्नाटका वॉर, सेकंड कर्नाटका वॉर, थर्ड कर्नाटका वॉर, उसको आप मेरे चैनल में जाकर, और साथ में इसका लिंक जो है मैं साथ साथ इस वीडियो में भी दे दूंगा, ठीक है, आप उसको नीचे से देख सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि 1740 से लेके 59 तक कर्नाटका वॉर्स होती हैं, 3 कर्नाटका वॉर्स, ठीक है। उसका क्या निष्कर्ष निकलता है कि एट द एंड रिजल्ट ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके साथ पीस ट्रीटी होती है। पीस ट्रीटी में क्या है कि ओनली जो फ्रेंच हैं अपनी इंडिया में जो फैक्ट्रीज हैं उसको रिस्टोर कर सकते हैं, अदरवाइज
उनका जो अभी शासन है अब वो इंडिया में नहीं रहेगा, ओनली जो पावर रहेगी कौन रहेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखिए ये जो फाइट बैटल्स होती हैं, देखिए 59 में बैटल्स, जो ये 3 कर्नाटका वॉर्स हैं, आप इसको फर्स्ट मेरे चैनल में जाके आप इनको 3 जो हुई हैं उसमें 3 ट्रीटीज भी हुई थी, जो अलेक्सा चैपल ट्रिटी, ट्रिटी ऑफ पॉन्डिचेरी और ट्रिटी ऑफ पीस, ठीक है। तो आपको ये सब जो वीडियोस हैं आप मेरे चैनल में जाकर, और साथ में इसका जो लिंक है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो कर्नाटका वॉर्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, आप इनको जरूर देखें, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी क्या सिराजुद्दौला और किसके बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच होती है, रॉबर्ट क्लाइव के साथ होती है, ठीक है। तो उसके साथ ब्लैक होल ट्रेजेडी भी होती है, वो भी मैंने बैटल ऑफ प्लासी आपको करवाऊंगा, नेक्स्ट जो वीडियो है बैटल ऑफ प्लासी की ही आएगी। तो आपको ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में पता चलेगा, उसके क्यों क्या रीज़न था बैटल ऑफ प्लासी का, ठीक है। और क्यों सिराजुद्दौला की इतनी बड़ी जो थी इतनी बड़ी होने के कारण भी, मतलब उसकी जो सेना थी वो बहुत बड़ी थी, ठीक है, फिर भी वो हार जाता है क्योंकि उनको उसको चीट किया जाता है। कौन करता है उसको, मीर जाफर, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, मीर जाफर और जो उसके व्यापारी थे, बैंकर्स थे, वो क्या करते हैं, जो सिराजुद्दौला है उसको चीट करते हैं, उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, और क्या होता है, सिराजुद्दौला हार जाता है, ठीक है। और उसके बाद कौन जो उसका बंगाल का राजा उसको नवाब बनता है, वो कौन बनता है, मीर जाफर, ठीक है। उसके बाद वो क्या होता है, मैं उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए बैटल ऑफ प्लासी कब होती है, ये आपको डेट्स जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितनी भी, जैसे फारूक सियार ने ये जो दस्तक दिया था, कब दिया था, 1717 में, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। दस्तक में क्या था, एग्जाम्पशन ऑफ कस्टम ड्यूटी फ्री ऑफ 3,000 रुपये के एवजे में मिला था, और उसको दस्तक इशू करने का, जो ट्रांसपोर्टेशन गुड्स था उसको दस्तक इशू करने का जो किसको दे दिया गया था राइट्स, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को। उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी होती है, कब होती है, 23 जून 1757, ठीक है। और उसके बाद बक्सर की फाइट होती है 1764। उसके बाद ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद होती है, ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद में क्या होता है कि जो मुगल एम्पायर के जो लास्ट शासक थे, शाह आलम सेकंड, ठीक है, शाह आलम सेकंड क्या करते हैं, उनको सरेंडर कर देते हैं, और उनको क्या 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 दिया जाता है कि आपको अब कहाँ पे रहना है, इलाहाबाद में रहना है, ठीक है। तो ये जो था, ऐसे धीरे धीरे करते हुए कि अभी हम क्या है 16 जो बैटल्स ऑफ प्लासी हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर के बारे में जो नेक्स्ट वीडियोस हैं, बैटल जो हमारी ट्रिटी हुई इलाहाबाद उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर हमने इनके जो, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आते हैं 1773 में क्या होता है कि जो रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट वो आता है ईस्ट इंडिया कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, किसके थ्रू, किसके तरफ से आता है, वो आता है ब्रिटिश पार्लियामेंट। क्योंकि अब क्या है, जब 17 ये बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर होती है, इसके बाद क्या है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो क्या है, खुद को क्या शो करते हैं कि हम बहुत घाटे में हैं, बट उस एक्चुअल में क्या था, उसके जो उनके कंपनी के जो सर्वेंट्स थे, उनके जो अधिकारी थे जो कंपनीज के, ठीक है, जो बड़े बड़े अधिकारी थे, वो क्या कर रहे थे, वो ब्राइब या फिर वो लूट मार कर रहे थे मतलब पूरे इंडिया में, ठीक है। तो उससे क्या था, वो काफ़ी रिच हो गए थे, अपनी लाइफ को लेविशली जी रहे थे। तो वो क्या था कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, और उन्होंने काफ़ी, ये जो बैटल्स हुई, कुछ एक बैटल्स ऐसी थी जिसका, जैसे कि सब्सिडी अलायंस, ये जो भी है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है, वो सारा हम आगे पढ़ेंगे कैसे कैसे फिर वो जो रेगुलेशन आती जाती हैं, ठीक है। तो अभी के लिए ये जो वीडियो थी, ठीक है, ये था अराइवल ऑफ इंडिया और एस्टेब्लिश कैसे हुआ। बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर जो ऐसी थी, जो फुट स्टेप जो इंडिया में उनके जो फुट्स हैं वो एस्टेब्लिश होते हैं इन फाइट्स के बाद, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, अकेली यूरोपियन जो कंपनी है वो इंडिया में स्थापित होती है, ठीक है। तो होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे बैटल ऑफ प्लासी होती है, किसके बीच में होती है, बैटल ऑफ बक्सर किसके बीच में होती है, और ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद क्या करता है, ठीक है। और धीरे 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 हम फिर नेक्स्ट जो इसका जो रेगुलेटिंग एक्ट है, फिर आपका पिट्स एक्ट है, ठीक है, फिर हम जो उसके चार्टर एक्ट हैं, वो सारे हम धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।